Hello, welcome to Magnet Race. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर है जो कि है करंट अफेयर्स के ऊपर। आपको पता है कि जब हम जीके की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सिलेबस है हमारा, वो जो हम पढ़ाई करते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो सब अपनी जगह है। स्टैटिक जीके उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और करंट अफेयर्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसका होता है लाइफ स्किल्स। जैसे कि हमको पता है कि हमारे IGKO में वो सब कुछ कवर किया जाएगा। पर आज जो हम करने वाले हैं, अब ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि हम पूरा पढ़ लें और लास्ट में हम सोचें कि चलो यार अब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और साल भर के करंट अफेयर्स पढ़ लें। दिस इज नॉट हाउ इट कैन बी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें साथ साथ अपना जीके भी ब्रश करते जाना है। जीके मींस स्टैटिक जीके हमें ब्रश करते जाना है थोड़ा बहुत, और उसके साथ हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टैटिक जीके पे वर्क करना है, हमें लाइफ स्किल्स पे वर्क करना है और हमें अपने करंट अफेयर्स पे वर्क करना है। तो करंट अफेयर्स पे अब हम किस तरह वर्क करेंगे कि हम एक हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है, पास्ट 1 वीक का या पास्ट एक ड्यूरेशन का, हम उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। उसकी जो हाईलाइट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक हफ्ते में क्या क्या हाईलाइट्स रही हैं, और उसके ऊपर आपका इस तरह से अगर आप उसको पढ़ते जाएंगे, वैसे मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। आपको एक न्यूज़पेपर रोज का पढ़ना चाहिए, या आपको कम से कम ऑनलाइन अगर आप चाहें तो आप कोई भी पोर्टल को आप चाहिए तो आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उसका पढ़ सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सारे जितने न्यूज़पेपर्स का ऑनलाइन पोर्टल चलते हैं और आप चाहें तो उनका ऑनलाइन पेपर का सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर आप वो नहीं भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि दैट इज़ वेरी बोरिंग, जो कि आपको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ एज जहाँ से अच्छी अच्छी आदतें जो हैं आप अपने अंदर कल्टिवेट कर सकते हैं, जो कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगी, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। बट फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और हम एक हफ्ते का, हर हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है वो हम साथ साथ करते जाएंगे। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट तो हमारा चल ही रहा था। फॉर एग्जांपल अभी तक हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो है प्लांट किंगडम का, राइट। अब प्लांट किंगडम पे हमने क्वेश्चंस कर लिए, जो कि हमने बिगिनर लेवल के कर लिए, फिर हमने इंटरमीडिएट कर लिए, फिर हमने एडवांस लेवल कर लिए। अब आ जाएगा हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम करेंगे स्टैटिक जीके का कोई पार्ट, और हम चलेंगे लाइफ स्किल्स पे। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, ओके। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हम एक साथ इसी तरह चलते जाएंगे, पैरेलल उस पे हम चीजें वर्कआउट करते जाएंगे, एंड टुगेदर वी विल विन, हम होंगे कामयाब, ओके। सो यहाँ पे अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में, जिसको हम कहते हैं अ वीक इन ब्रीफ, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल इट, अ वीक इन ब्रीफ। और ये वीक जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे लास्ट ईयर का 2021 का आखिरी हफ्ता, जो कि स्टार्ट होता है, वैसे तो बहुत अच्छे दिन से स्टार्ट हुआ है, क्रिसमस के दिन से स्टार्ट हुआ है और न्यू ईयर के दिन तक चला है, ओके। सो हमने सोचा थोड़ा सा फेस्टिव टाइम स्टार्ट किया जाए, इसको थोड़ा फेस्टिव सा सेशन लेके इसका स्टार्ट किया जाए। अदरवाइज 2021 और 2020 तो हमारा इतना खराब बीता है कि उसके बारे में तो आप ना ही पूछें तो बेटर है। किसी भी आदमी का कुछ अच्छा नहीं हुआ उसमें। कोविड की वजह से सबकी लाइफ स्टक रही, आपके स्कूल्स बंद रहे, उसके अलावा स्कूल्स बंद हुए वो शायद उतनी ख़राब बात नहीं थी, बट एनीवे बहुत सारी उसकी वजह से परेशानियां हुई हैं लोगों को, इकोनॉमी के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। इट हैज़ बिन अ बैड ईयर। स्पेशली 2021 में जो सेकेंड वेव थी कोविड की, वो बहुत ज़्यादा फेटल थी। काफ़ी सारे लोग उसमें चले गए, बहुत सारे लोग उसमें बीमार पड़ गए, बहुत सारे लोगों में बहुत बाद तक भी उसके सिम्टम्स रहे, जिसकी वजह से परेशानी होती रही। पर हमने सोचा कि हम अच्छे उससे स्टार्ट करते हैं, फेस्टिव मूड में स्टार्ट करते हैं, तो हमने इसको स्टार्ट किया है, इस पर्टिकुलर वीक को करंट अफेयर्स के हमने स्टार्ट किया है 25 दिसंबर से, जो कि है क्रिसमस का दिन, और ख़त्म हम इसको करेंगे 31 दिसंबर को, जो कि है न्यू ईयर की शुरुआत, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द अपडेट्स एंड द हेडलाइंस। अब हम आते हैं पहले दिन पे। हम बात कर रहे हैं 25/12/2021 की, विच इज द क्रिसमस डे। उस दिन की क्या हेडलाइंस रही, उस दिन के करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। उस दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे, विच इज 25th of December। गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और उसी दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं GCI 2021, बाहर लॉन्च किया गया, सबके लिए लॉन्च किया गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं GGI
assesses the state of governance across the states, and UTS, which enables ranking of state, district and provide a comparative picture while developing competitive spirit for improvement. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, वो लॉन्च किया जाता है और इसमें क्या होता है, हमारे जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में वर्कआउट किया जाता है, उनकी जो रैंकिंग्स हैं उनको देखा जाता है, उनमें किस तरह का डेवलपमेंट है, किस तरह की गवर्नेंस है. हमारी जो यूटीज़ हैं, यूटीज़ आपको मालूम है यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं, यूटीज़ के बारे में पढ़ा जाता है और ये जाना जाता है कि भाई किसमें किस तरह का गवर्नेंस हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लाई है, किस तरह के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट का इंडेक्स किस तरह का है, एजुकेशन का इंडेक्स किस तरह का है, और एक वो सूची जारी करते हैं. और जब वो सूची जारी करते हैं उसमें होती है रैंकिंग्स. अब वो उसमें अलग अलग होती है, स्टेट वाइज रैंकिंग भी होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग भी होती है. तो इसका की वजह से क्या होता है, एक कंपेरेटिव स्टडी होता है कि भाई अगर हम जैसे वो एग्जांपल हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि केरला में डेवलपमेंट इंडेक्स के जो है केरला का वो हाई है, और अगर हम बात करते हैं यूपी का, तो यूपी का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो केरला से काफ़ी लो है. तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपेरेटिव स्टडी है, वो किसी को ऊंचा दिखाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती, वो किसी की बुराई या तारीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती, वो इसलिए की जाती है कि जब दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है तो लूप होल्स पता चलते हैं, कमजोरियां पता चलती हैं, फ्लॉज पता चलते हैं, ये पता चलता है कि भाई कहाँ कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ बराबर का नहीं हो पाया, जिसमें कोई चीज़ छूट गई है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. राइट. तो इससे इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, और क्योंकि हर स्टेट को चाहता है, सभी लोग चाहते हैं. राइट. आपको भी अपनी क्लास में लगता होगा कि आप बहुत अच्छे नंबर्स में आए और आपकी रैंकिंग आए, तो इसी तरह स्टेट्स भी होते हैं, स्टेट्स भी और यूटीज भी वो चाहते हैं कि हमारी रैंकिंग जो है वो ऊपर आए जीजीआई इंडेक्स में. तो वो क्या चाहते हैं, वो उसके लिए फिर और मेहनत करते हैं, और अच्छे से वर्क करते हैं, और अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, और अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, और इट गिव्स राइज टू दी हेल्दी एनवायरमेंट एंड गिव्स राइज टू दी हेल्दी स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन. ओके. अब हम बात करते हैं, ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है, इसको हर साल नहीं किया जा सकता क्योंकि विद अ कंट्री लाइक इंडिया, इतने बड़ी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स और यूटीज़ में ये हर साल करना बहुत मुश्किल काम भी है, इतना असेस करना भी बहुत मुश्किल काम है, एंड ऑल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी महंगा प्रोसेस पड़ जाता है गवर्नमेंट के लिए. तो ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंसेस करता है. ओके. सो आपके पास इसकी जानकारी आ गई है. अब हम बात करते हैं, देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये एक डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया गया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें काउंट की जाती हैं. इसमें देखा जाता है एनवायरनमेंट कैसा है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो रही है या नहीं हो रही है. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मतलब लोगों पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो नागरिक हैं उनकी वेलफेयर के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरह की पॉलिसीज बना रहा है. उसके ऊपर आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, जो है एग्रीकल्चर के जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें कितना एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना बढ़ावा है, ये किस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, फार्मर्स से रिलेटेड पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं है. ये एलाइड सेक्टर्स कौन से कहते हैं आप एग्रीकल्चर से, जो कि उससे मिले जुले एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हैं, जो मिले जुले सेक्टर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह का रोल प्ले किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को ग्रीवेंसेस, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, वो सब देखा जाता है. फिर कॉमर्स इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर स्टेट की किस तरह वर्क कर रही है वो देखा जाता है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, पब्लिक हेल्थ देखा जाता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ देखी जाती हैं, मतलब पब्लिक को किस तरह की यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा. जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पानी, वो प्रॉपर है, अच्छा है या नहीं है. इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह की हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की या यूटी की, या उसकी गवर्नेंस पे वर्क किस तरह किया जा रहा है. सोशल वेलफेयर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी कैसी है. ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, पैसा है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, या कानून व्यवस्था चरमराई हुई है कि सड़क चलते कोई भी आदमी किसी को भी मार सकता है, इस तरह का तो नहीं है. वो सब देखा जाता है कि कितना सेफ है लोगों के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सिटीजन के हिसाब से कोई स्टेट या यूटी. तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं.
अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ टूल दैट कैन बी यूज्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्टेट यूटीएस टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशन टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये तो हम पता कर ही चुके हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि इसको क्यों किया जाता है, राइट। ये बेसिकली एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो भी पॉलिसीज या जो भी काम है वो किस तरह से कर रही हैं, और उनको एक तरह का, जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस, राइट, कि किसी भी चीज़ पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है, और वो चेक करने की एक तरह की एक टूल भी आप इसको मान सकते हैं। 10 sectors were identified referring infographic for the CGI for the GGI 2020-21। ये हमने सेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। States have been categorized into 4 groups: North East and Hill states, UTs and other states, Group A and Group B। इनको 4 तरह के उसमें डिवाइड किया गया है। उस तरह से इनकी जो डेमोग्राफिक लोकेशन है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, वो भी इसके लिए हो सकती है, और जोग्राफिकल लोकेशन जो है, दोनों ही इसके लिए फैक्टर्स होते हैं। अब इसकी जो की हाईलाइट थे उस इंडेक्स के, हम वो बात कर लेते हैं। 20 states have improved their composite GGI scores over 2019 index scores। 20 states ने बेटर काम किया है 2019 से। In group states, गुजरात has topped the composite ranking while मध्य प्रदेश topped in group B states। ग्रुप स्टेट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात ने सबसे हाईएस्ट मिला है उसको कॉम्पोजिट स्टेट्स में, और मध्य प्रदेश ने हाईएस्ट किया है ग्रुप बी स्टेट्स में। दिल्ली यूटी की कैटेगरी में फर्स्ट पे आया है। यूटी मींस यूनियन टेरिटरी। आपको मालूम है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में वो हाईएस्ट आया है। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश से रैंक हासिल की है। जो कि सबसे टॉप मोस्ट पे आया है वो आया हिमाचल प्रदेश, जो कि एक हिली एरिया में है। आपको मालूम है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, ये हमारे हिल्स के एरिया में कवर किया जाता है। तो इसमें से हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। अब सेकेंड उस दिन जो चीज हुई वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस रोड मैप टू मेक अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया रोड मैप ताकि इंडिया को गार्बेज फ्री बनाया जा सके। वो कैसे हुआ, ये इसका एब्रीविएशन है जो बोलते जाते हैं मूहा, MOHUA। इसको बेसिकली कई लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कई लोग MOHUA बोलते हैं, कई लोग इसको बोलचाल की भाषा में महुआ कह देते हैं। महुआ ऑफ कोर्स इसको नहीं कहते हैं, महुआ इसको लोग मजाक में बोल देते हैं, वो नहीं कहना है आपको, लेकिन आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ लॉन्च स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टूल ऑफ वेस्टेज मैनेजमेंट। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टेज मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का विद फोकस ऑन 2022 के ऊपर कि उसको किस तरह से इंडिया को गार्बेज फ्री बनाना है। हर तरह से जो उसका जो हमारे यहाँ जो गंदगी है, जो हर तरह से कचरा डंप कर दिया जाता है, उसको किस तरह से हमें उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना है और किस तरह से हमें सिटीज़ को क्लीन रखना है। आपको मालूम है ना, क्लीन सिटी इंडेक्सेस भी आते हैं जिसमें बहुत सारी सिटीज़ के नाम होते हैं और काफ़ी सारी सिटीज़ के लिस्ट बनाई जाती है और देखा जाता है कि उसमें से कौन सी सिटी इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और कौन सी जो है वो वर्स्ट उसमें आती है क्लीनलीनेस के रिकॉर्ड में। उसी तरह ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि गार्बेज फ्री इंडिया बनाने के ऊपर फोकस करता है। टूल किट इज अलाइंड विद द प्रायोरिटीज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत का मिशन आपने सुना ही होगा, स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारे यहाँ से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू। बहुत सारे जो नए नए जो मिशन आए थे, जैसे मेक इन इंडिया था, उसमें से एक स्वच्छ भारत मिशन था। उसके अंतर्गत इसको अलाइन किया गया है प्रायोरिटी में, और इसके साथ विथ हायर वेटेज बीइंग allocated to डोर गार्बेज कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डंप साइट रेमिडिएशन। अब क्या हो रहा है, बेसिकली इसका जो फोकस है वो काहे पे किया गया है। आपने आजकल देखा होगा कि नगर निगम की या नगर पालिका की जो गाड़ियां हैं वो घर घर से कचरा उठाती हैं और वो आपसे कहती हैं सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखिए, राइट। तो इसका जो फोकस है वो उसी के ऊपर है, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पे है, सोर्स एग्रीगेशन पे है कि गीला कचरा अलग होना चाहिए, सूखा कचरा अलग होना चाहिए, क्योंकि इनका जो वे ऑफ प्रोसेसिंग है, इनको जो प्रोसेस किया जाता है और इनको जो बाद में जो इनका जो आप कहते हैं ना रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग होता है। इस वजह से इनको कहा जाता है कि इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो अलग हैं, तो इनको अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में रखिए। उसके अलावा इनकी जो वेस्ट प्रोसेसिंग, जैसे मैंने कहा कि गीले और सूखे कचरे की अलग से होती है तो वो अलग रखा जाता है। उसके अलावा जो डंप साइट्स होती हैं
कई जगह पे आपने देखे हैं जो ट्रेंच साइट्स होती हैं, डंप साइट्स होती हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं और ओपन में होती हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्कैवेंजर्स आपको घूमते हुए ऊपर दिखते हैं, मंडराते हुए। लेकिन आजकल क्या हुआ है इस मिशन के अंतर्गत, आजकल ये जो डंप साइट्स हैं इनका ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा है। और जो ये खुले में जो कचरा पड़ा रहता था, जो खुले में मैदानों में जो ट्रेंच डंप होता, जो ट्रेंच साइट्स जिनको कहते थे, या डंप होता है, ट्रेंचिंग ग्राउंड्स कहते थे जिनको, उनको अच्छे से ब्यूटिफाई किया जा रहा है और उसको जो कचरा है उसको उसमें किया जा रहा है, लगा के रखा जा रहा है। मीन्स उसके लिए कुछ वर्कआउट किया जा रहा है कि उसको इतने खुले में ना हो और इतनी गंदगी ना फैले, और क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, राइट। तो अब उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए उसको थोड़ा सा जो एरियाज हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, उनका भी रिडम्पशन की कोशिश की जा रही है कि उनका भी कोई ना कोई रेमेडी उनकी निकल पाए और उनको सुंदर बनाया जा सके और अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा SBM 2.0 was launched with the overall vision of creating GFC. For achieving this, a key objective under SBM U2.0 is to make every urban local body at least 3-star garbage free as per star rating protocol. अब इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, राइट, अर्बन लोकल बॉडीज को कम से कम 3 स्टार इनको मिलने चाहिए, 3 स्टार बॉडीज बन सके, ताकि इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है, उसमें कम से कम इनको 3 स्टार तो आए कि इन्होंने इतना गार्बेज मैनेजमेंट कर दिया कि इनको 3 स्टार है। चलो 5 स्टार ना भी सही तो कम से कम 3 स्टार आए, विच इज कंसिडर्ड टू बी एवरेज, राइट। A 7-star rating protocol is defined for GFC, which build on aspiration cities to progress towards higher standard of स्वच्छता, right? 7-star रेटिंग है इसकी, जिसमें ये मनाया गया है कि इसका जो GFC का जो डिफाइंड किया गया है प्रोटोकॉल, जो एस्पायर करता है कि इंडिया को आप किस तरह से वेस्टेज फ्री बना सकते हैं, गार्बेज फ्री बना सकते हैं, और स्वच्छ भारत मिशन में किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। Toolkit was felt necessary to revamp the existing GFC protocol and make assessment process simpler so that every ULB is motivated to apply for GFC सर्टिफिकेशन। ओके, ULB हमने अभी डिस्कशन किया, जो कि हमने किया कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी, जो हम बात कर रहे थे अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो याद जाता है कि सारी जो ULB हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो मोटिवेट हो और वो कोशिश करें कि उनको GFC सर्टिफिकेशन प्राप्त हो। और इसके लिए उनको वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए उनको स्वच्छता रखनी पड़ेगी और उनको वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा और बहुत ही अपना अप टू डेटेड रखना पड़ेगा। For both SBM U20 and 15 Finance Commission, release of government funds has been made conditional subject to ULB achieving at least 1-star certification. अब क्या है बेसिकली कि फाइनेंस गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसके साथ साथ स्वच्छ भारत का जो मिशन है उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी क्या कर दिया है, कम से कम उनने एक जिसको कहते हैं ना हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा उनने रख दिया है कि अगर जो भी ULBs हैं उनको कम से कम 1-star रेटिंग तो मिलनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको और भी ये गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट हो इस काम के लिए, अगर वो ये करना चाहते हैं कि वो अपने स्टेट में या अपने यूटी में या अपनी जगहों पे या अपने शहर में अपने प्रांत में अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम उनकी 1-star रेटिंग तो होनी चाहिए, विच इज़ मिनिमल। और इससे तो ऑब्वियसली ये तो इतना तो मिनिमल क्राइटेरिया होना ही चाहिए। हम तो 3 स्टार की बात कर रहे थे, 3 स्टार कम से कम उन्होंने मिनिमल रखा है, यहाँ पर तो उन्होंने 1 स्टार पे वो गवर्नमेंट एड दे देते हैं, जो कि काफ़ी कम है, जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। अब स्टार रेटिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है, डिक्लेरेशन बाय सिटी 1 2 3 4 5, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय स्टेट, थर्ड पार्टी असेसमेंट, सर्टिफिकेशन बाय MOHUA। ओके, सो नाउ यू नो कि इनका जो स्टार रेटिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह से फॉलो होता है, इतने चरणों में ये फॉलो होता है। गॉट इट? अब हम आते हैं नेक्स्ट तारीख पे, जो कि है 26/12/2021 को। उस दिन क्या हुआ था बेसिकली, एज ओमिक्रॉन केसेस राइजेस, PM urges people to follow कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओमिक्रॉन के केसेस आपको मालूम है इंडिया में कितने ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत सारे राइज कर रहे हैं। अभी भी एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि एक चार्टर्ड फ्लाइट आई है बाहर से, जिसके 125 पैसेंजर्स जो हैं वो इंडिया में लैंड किए हैं दिल्ली में, और पता चला कि उसमें जो 125 पैसेंजर्स हैं वो
कोविड वो ओमिक्रॉन कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो आपको मालूम है कि किस तरह से ओमिक्रॉन का जो वायरस है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं इंडिया में। तो अब क्योंकि जब इतने केसेस आ रहे हैं तो पीएम ने अर्ज किया है पीपल को, जो सिटीजन्स हैं उनसे पीएम ने अर्ज किया है, उनसे पीएम ने बोला है कि आप कम से कम जो बेसिक सावधानी जो हम बरत रहे थे कोविड के टाइम पे आप वो वापस कीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि अब जो है पीपल हैव लिफ्टेड देयर shields, people have actually taken off their guard। अब वो क्या कर रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में जा रहे हैं, ओपन में जा रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। इवन पीपल आर नॉट इवन पुटिंग अप देयर मास्क्स, राइट। तो अब ऑब्वियसली जो केसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं। वायरस के बारे में हमें पता ही है कि वो कितनी जल्दी म्यूटेट होता है और कितना फेटल है। तो अब द ओनली थिंग इज कि जितना प्रिकॉशन हम लेंगे उतना हम मुसीबत से बचेंगे। तो हमें वही करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस वजह से हमारे पीएम ने अर्ज किया है सिटीजन्स को कंट्री की कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। इसमें उन्होंने एड्रेस किया है नेशन को, जिसमें उन्होंने कहा है, काफ़ी सारे उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें से है वैक्सीनेशन उनका चिल्ड्रन का उन्होंने अलाउ किया। अभी तक आपको मालूम है कि वैक्सीनेशन बच्चों के नहीं हो रहे थे, 2 चरणों में वैक्सीनेशन हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई भी जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों के लिए नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने ये बोल दिया है कि 15 से 18 साल के के बीच में जो ब्रैकेट में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हो सकता है और वो स्टार्ट होगा जनवरी 3, 2022 से। उसके अलावा उन्होंने कहा अ प्रिकॉशन डोज ऑफ वैक्सीन फॉर हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स फ्रॉम जनवरी 10, 2022। अब दोबारा से जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब वो लोग जो कि कोविड के उसमें बिल्कुल सामने से वर्क कर रहे थे, जैसे पुलिस फोर्सेस हो गई, हेल्थ केयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उनको जो अब फिर से जो हेल्थ केयर और उनका जो वैक्सीनेशन है वो दोबारा उसकी ड्राइव स्टार्ट की जाएगी जनवरी 10, 2022 से। उसके अलावा उन्होंने कहा ऑल्सो दोज विथ comorbidities and above 60 years of age and the recommendation of their doctors will be eligible for precaution doses। अब इसके अलावा जैसे कि जो डोजेस थे कोविड के, आपको मालूम है कि वैक्सीन्स लगी थी, उसमें बहुत सारी कोविवैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी, बाहर की कुछ वैक्सीन थी वो भी लगी थी। अब उन्होंने ये कहा है कि इसके जो बूस्टर डोजेस हैं या जो 60 ईयर्स से एज में ऊपर हैं या जिनको डॉक्टर्स ने बोला है, रिकमेंड किया है, जो 60 ईयर्स से एज में नीचे भी हैं, लेकिन अगर वो ऐसे हैं कि वो वल्नरेबल हैं, उनको वो किसी तरह से उनको खतरा ज़्यादा है उस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे उनको भी जो है वो एलिजिबल हैं प्रिकॉशन डोजेस के फ्रॉम जनवरी 10, 2022 के बाद से। PM also assured that soon country will develop nasal vaccine and world first DNA vaccine। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पीएम ने ये भी बोला है कि अश्योर किया है कि कंट्री जो है वो नेजल वैक्सीन स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए आपको इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप नेजल वैक्सीन के थ्रू भी वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। और वर्ल्ड का पहला DNA वैक्सीन भी हमारी कंट्री बनाने जा रही है। Nasal route has excellent potential for vaccination due to the organized immune system of nasal mucosa। ओके, अब उन्होंने बताया है कि नेजल रूट जो है वो बहुत आसानी से क्यों उनको लगता है कि इतना इफेक्टिव हो सकता है वैक्सीनेशन में और वैक्सीनेशन के लिए, और क्यों वो इतना इफेक्टिव हो सकता है इसको पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है इस पर्टिकुलर वायरस का उसको रोकथाम के लिए। Other benefits include non-invasive ease of administration, elimination of needle-associated risk, scalable manufacturing, etc। अब ऑब्वियसली ये तो उन्होंने बताया है कि उसमें इसके फायदे क्या हैं। जब नेजल वैक्सीनेशन होगी तो ऑब्वियसली जो आप जो इंजेक्शन लेते हैं वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर ढंग से जो नीडल जो है वो अगर पुरानी गलती से यूज़ कर ली जाए तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसके बहुत सारा जो उसका होता है, आप कह सकते हैं कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें में जो एलिमिनेशन है नीडल एसोसिएटेड रिस्क का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा नॉन इन्वेसिव है, उसमें आपको कोई इंजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको नेज़ल के थ्रू उसको लेना है, तो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। तो उसके जो फ़ायदे हैं उन्होंने वो एलैबोरेट किए हैं। उसके अलावा वो DNA एंड RNA आर टाइप्स ऑफ जीन्स बेस्ड वैक्सीन्स। ये तो आपको मालूम ही है कि ये जब हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था प्लांट किंगडम में, तब आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट DNA और RNA दोनों ही एक तरह के एसिड्स होते हैं एंड जीन बेस्ड वैक्सीन्स हैं। Unlike conventional vaccines that inject a weakened form of a virus or bacteria into the body, gene-based vaccine use part of virus own genes to stimulate an immune response। अब ये इनने डिफरेंस बताया है कि किस तरह से जीन बेस्ड जो वैक्सीनेशन है उसमें और जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे जो कि एक जनरल जो वैक्सीनेशन होता है या एंटीडोट होता है उसमें, राइट। इसमें क्या होता है,
कन्वेंशनल वैक्सीन जो होते हैं वो इंजेक्ट करती है एक वीकेंड फॉर्म उसी वायरस का या बैक्टीरिया का इनटू द बॉडी, जबकि जीन्स बेस्ड वैक्सीन जो होती है वो यूज करती है पार्ट ऑफ वायरस ओन जीन्स टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके बेनिफिट जो होते हैं वो इंक्लूड करे हैं उन्होंने। सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस, can generate a stronger type of immunity, well tolerated as compared to traditional vaccines, can be produced more rapidly। इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज ये है कि बहुत रैपिडली बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ऑब्वियसली नॉन इन्वेसिव है, जैसे आपसे कहा कि कोई सीरिंज की जरूरत नहीं है, और अगर सीरिंज की जरूरत नहीं है तो उसमें जो भी थोड़े बहुत फ्लॉज कहीं कहीं हमने कंट्रीज में सुने थे कि कहीं कहीं लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि सीरिंज जो थी उससे कई बार रिएक्शन हुआ है, वो चीज अपने आप नलिफाई हो जाती है। इसके अलावा 26 तारीख को एक और चीज हुई है, वो हुई है नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है। ये इंडिया की बाहर की बात है, नासा का नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहां पे वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसको हम कहते हैं JWST, उसको लॉन्च किया गया है। JWST is an orbiting infrared observatory that will extend discoveries of Hubble Space Telescope with longer wavelength coverage and improved sensitivity। ये basically Hubble Space Telescope HST को के साथ ही डिस्कवरी जो है वो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो कि लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज देगी और इंप्रूव्ड सेंसिटिविटी के साथ इसको कवरेज देगी, राइट। इज ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड, सेम चीज है जो कि अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है, उसी तरह की चीज है, बट ये है कि ये उससे ज्यादा एडवांस्ड है ऑब्वियसली, उसके बाद आई है और ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, लॉन्गर इसकी वेवलेंथ है, और ये सेंसिटिविटी जो है इसकी वो ज्यादा इंप्रूव्ड है। मतलब जो डिटेल कैप्चर की जो इसकी सेंसिटिविटी है वो HST से काफी ज्यादा है। JWST, a joint effort with European and Canadian Space Agency and is headed for Sun-Earth Lagrange Point 2। ये बेसिकली एक जॉइंट एफर्ट है, ये 3 कंट्रीज ने मिलकर किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड यूरोप, और ये वर्क कर रहा है इज हेडेड फॉर Sun-Earth Lagrange Point 2 जिसको हम कहते हैं L2। मिशन गोल्स क्या कंसिडर किए गए हैं इसके? मिशन गोल्स हैं सर्च फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग। इसको फर्स्ट गैलेक्सीज या ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखने हैं यूनिवर्स में जो कि बिग बैंग के बाद आए थे। अब बिग बैंग आपको मालूम है, बिग बैंग थ्योरी नहीं, हम बिग बैंग थ्योरी जो सीरियल आता है या ओपरा आता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं जिसको माना जाता है एवोल्यूशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। जो यूनिवर्स की जो एवोल्यूशन है उसकी जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो बिग बैंग से होता है माना जाता है, साइंटिस्ट मानते हैं। तो वो उसकी के बाद जो गैलेक्सीज बनी या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आए यूनिवर्स में, उसकी स्टडी के ऊपर ये फोकस करता है। इसको करना है कि कितने सारी डिटर्मिन करना है कि गैलेक्सीज किस तरह इवॉल्व होती हैं। गैलेक्सीज जो हैं ऑब्वियसली बहुत सदियों में, सेंचुरीज में, सालों में, कई साल, कई लाख सालों तक इवॉल्व होती हैं, और अभी भी माना जाता है कि जो गैलेक्सीज हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिसके बारे में अभी भी हमको जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं यूनिवर्स के जिसके बारे में हमें नहीं पता, कॉस्मोलॉजी के, तो अभी भी इनको ये पता करना है कि गैलेक्सीज इवॉल्व कैसे होती हैं, इस पे इसको वर्क करना है। इसको स्टार फॉर्मेशन पे फाइंड आउट करना है कि स्टार फॉर्मेशन किस तरह से होती है। स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम्स इसको फाइंड करने हैं कि प्लानिटरी सिस्टम्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमें मालूम है कि किस तरह के हमारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट हैं। अब हमें ये जानना है ये 8 प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में है, मिल्की वे में, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो ये स्टडी करने के लिए है कि बेसिकली और यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है या किस किस तरह की जो एवोल्यूशंस हैं वो हो रहे हैं। Measure physical and chemical properties of planetary systems including our own solar system and investigate potential for life in those systems। जैसे मैंने कहा हमें अपना मिल्की वे के बारे में मालूम है, हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में मालूम है, पर ये फोकस और भी करेगी कि और भी जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं यूनिवर्स में जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है उनमें लाइफ फॉर्म्स किस तरह के हैं उसके ऊपर ये फोकस करेगा। Scientific instrument on JWST near infrared camera near infrared spectrograph। अब ये एक्चुअली उन्होंने वो बताया है कि इसके अंदर किस तरह के साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है या साइंटिफिक किस तरह के जो इक्विपमेंट है वो से वो लेस है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसकी ब्रीफिंग पता होनी चाहिए कि वो क्या है, किस कंट्री ने लॉन्च किया और उसका फोकस क्या है। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता, हमें बेसिक फोकस उसका क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरह से उसके बारे में वर्कआउट करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की
first meeting of the high level committee to commemorate 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. श्री औरबिंदो का नाम अगर आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती माने जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पेशली ये इंडियन फिलोसफर माने जाते हैं जो कि बहुत बड़े हैं। उसके अलावा इनके एस्थेटिक और स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, योगा के गुरु माने जाते हैं श्री औरबिंदो। उसके अलावा ये बेसिकली न्यूज़पेपर्स के जब हम बात करते हैं, जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा नाम था क्योंकि ये पेपर चलाते थे वंदे मातरम नाम का, राइट। तो उनको एक बहुत ही नोन एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी रेवर्ड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, जिनमें हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्पेशली एक पर्टिकुलर फील्ड की जो कि है स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, राइट। जब हम बात करते हैं ध्यान की और हम बात करते हैं ज्ञान की, तब नाम आता है श्री औरबिंदो का। तो उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जो कि 15 अगस्त 2022 को आने वाली है, और उसके बारे में इट कंप्लीट वो कोइंसाइड करेगी स्ट्रेंजली, बहुत वैसा इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक जिसको हम कहते हैं, वो है कि वो उनकी जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है वो कोइंसाइड करेगी हमारे 75वें 75th इंडिपेंडेंस डे से, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, ओके। तो उसमें उन्होंने पीएम ने उसके बारे में फर्स्ट मीटिंग उसकी कमेमोरेट की है, फर्स्ट मीटिंग उसकी चेयर की है ताकि हम उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पहले से स्टार्ट हो जाएं, और ये जो ओकेजन है, जो बहुत बड़ा इवेंट है, उसको किस तरह से करना है, किस तरह की उसके लिए तैयारियां चाहिए होंगी, उसकी उन्होंने पहली मीटिंग चेयर की है। पीएम ऑल्सो हाईलाइटेड टू एस्पेक्ट ऑफ श्री अरबिंदोज फिलॉसफी ऑफ रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। उनकी श्री अरबिंदो की फिलॉसफी थी एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की, तो इसके ऊपर भी पीएम ने फोकस किया है। उन्होंने कहा है एंड नर टू नारायण टू क्रिएट महामानव। ये श्री अरबिंदो की बहुत फेमस फिलॉसफी है और बहुत गहरी फिलॉसफी मानी जाती है कि उन्होंने जब ये बात कही थी कि नर से नारायण तक, नर टू नारायण, महामानव बनाने के लिए नर और नारायण का जो मेल है, उसका जो आपस में एक होना है, वो उसका जिसको हम कहते हैं कि उनका कोलैबोरेशन तो हम इसको नहीं कह पाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि उनका एक होना, साथ आना, एक महामानव बनाने की रचना के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है। वैल्यूज़ जो है बेसिकली वो रिवोल्यूशनरी हैं, नेशनलिस्ट थे, पोएट थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर थे, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उनका कंट्रीब्यूशन काहे में रहा, श्री अरबिंदो अगर आप उनके पीछे देखते हैं, ही प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ डिवाइन लाइफ एंड अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जैसे कि रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन की थ्योरी पे पीएम ने भी फोकस किया है, तो अब हम उस पर बात करते हैं। उन्होंने बेसिकली श्री अरबिंदो ने क्या किया था, जैसे मैंने आपसे कहा नर और नारायण से महामानव की बात की थी उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने बात की थी, फिलॉसफी की थी उन्होंने डिवाइन लाइफ की, जो कि जुड़ी हुई थी अर्थ पे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के साथ, राइट। ऑल्सो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं साधना, तप, उसको बहुत बड़ा नाम बना दिया था। आज भी श्री अरबिंदो के नाम के साथ वो नाम, जब हम बात करते हैं मेडिटेशन का, योग का, स्पिरिचुअलिटी का, फिलॉसफी का, दैट गोज हैंड इन हैंड, वो एक तरह से उसके पर्यायवाची बन गए थे। पर्यायवाची, ही बिकेम सिनोनिमस टू द नेम ऑफ मेडिटेशन एंड योग एंड इंडियन फिलॉसफी एंड वेदास देयरफॉर नोन एज योगी। इसलिए उनको योगी भी कहा जाता है क्योंकि उनको वो वेदों के भी ज्ञाता थे, इसलिए उनको योगी भी कहा जाता है, और वो योग करते थे तो उनको योगी कहा जाता है। सर्व्ड एज अ स्टेट सर्विस ऑफिसर इन 1893, और वो बहुत एजुकेटेड थे। आपको ये, अगर आपको लगता है कहीं से भी, आपको ये लगता है कि कोई आदमी जो योग करता है या बहुत सिंपल कपड़े पहनता है या बहुत ऑस्टियर लिविंग में बिलीव करता है या फिलॉसफी की बात करता है, ध्यान की बात करता है, वेदों की बात करता है, धर्म की बात करता है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, या उसको जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन की आइडिया नहीं होगा, बहुत प्रिमिटिव होगा, बहुत पुराने विचारधारा का होगा, ये बहुत जिसको हम कहते हैं ना कि आज के टाइम का पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, वैसा नहीं है। वो स्टेट सर्विस ऑफिसर थे 1893 में, और मैंने जैसे आपसे कहा कि वंदे मातरम नाम का एक पेपर वो चलाते थे, जो कि नेशनलिज्म मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं एक प्रोपेलिंग, एक माइलस्टोन माना जाता है और बहुत बड़ा टूल माना जाता है जब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट की। Between 1902 to 1910, he took active part in India's freedom struggle. He was arrested in Alipur bomb conspiracy case. इनको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था और उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। He was also a freedom fighter, जिन्होंने 1902 से लेकर 1910 तक बहुत ही एक्टिव एक रोल पार्टिसिपेट किया था एज अ फ्रीडम एक्टिविस्ट,
और इन्होंने काफ़ी सारे उसमें स्लोगन्स, एडिटोरियल्स जो थे इनके बहुत छपते थे, इनके पर्चे बहुत छपते थे, और इन्होंने बहुत ही वाज अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट ही वाज अ फ्रंट फेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. After coming out of jail, he moved to Pondicherry, where he established Sri Aurobindo Ashram. Sri Aurobindo Ashram आज भी अगर पौंडीचेरी में आप बात करते हैं तो बहुत बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आज भी, बहुत विजिटर्स जाते हैं, बहुत जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो लोग वहाँ पे जाके रहना चाहते हैं. श्री औरबिंदो आश्रम आज भी पौंडीचेरी में आप एक कह सकते हैं कि इतना बड़ा नाम है कि लोग जो है पूरी दुनिया से इसको विजिट करते हैं. उन्होंने 1926 में इसकी स्थापना की थी. अब हम बात करते हैं उनके लिटरेरी वर्क्स की. लिटरेरी वर्क्स जो है वो आर्या करके उनकी मैगजीन थी. वंदे मातरम मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि वो न्यूज़पेपर था. उसके अलावा उनकी जो अदर राइटिंग्स थी वो थी लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, एसेज ऑन द गीता, ह्यूमन साइकिल एंड आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ऑन द वेदास एटसेट्रा. ही वाज ट्वाइस नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1943 एंड नोबेल पीस प्राइज इन 1950. सो नाउ यू नो द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इस वजह से ऑब्वियसली जब वो इतने महान आदमी थे जिनको इतना इतना ज़्यादा पूछा जाता है, पूरी दुनिया में उनकी इतनी मान्यता है, उनको इतने मानने वाले हैं, इतने उनके फॉलोअर्स हैं अराउंड द ग्लोब आज तक की डेट में भी, कि उनको, और आप ये भी समझ सकते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया, 2 अलग अलग कैटेगरीज में. तो कितना बड़ा नाम है. तो ऑब्वियसली जब वो इतने, हमारे कोई कंट्री का कोई आदमी जिसका इतना नाम हो, जो इतने रिवर्ड हो, जो कि इतने, जिसको आप कहते हैं कि इतने रिस्पेक्टेबल हो, तो ऑब्वियसली जब उनकी 150th एनिवर्सरी आने वाली है, और स्पेशली वो उस दिन पड़ने वाली है जब हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे हो, तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रेशन तो डबल होगा ही, और उसके लिए तो तैयारियां बहुत बड़ी करनी ही पड़ेंगी. इसलिए फाइनली पीएम ने मीटिंग चेयर की थी. आप यहाँ पे देख सकते हैं वंदे मातरम पेपर का लेआउट दिख रहा है आपको. ओके, द डेली ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. आप अगर इसका यही पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये और वंदे मातरम, तो अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये कितना बड़ा माइलस्टोन और कितना बड़ा टूल ऑफ चेंज रहा होगा जब हम बात करते हैं नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम की. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. हम बात कर रहे हैं अब 27th की. 27th दिसंबर 2021 पे हम आ गए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैनल टू लुक इनटू AFSPA विड्रॉल फ्रॉम नागालैंड. ये आपने नाम सुना होगा. AFSPA आपने सुना है, ये आपने बहुत सारी जगहों पे न्यूज़ पे भी पढ़ा होगा, और नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में आपने ज़रूर ये टर्म सुना होगा. आप अपना थोड़ा सा हेड स्क्रैच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं, ये बेसिकली स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल पावर्स होते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस में निहित होते हैं. अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं. पैनल हैज बीन फॉर्म्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ सिविलियन किलिंग्स बाय आर्म्ड फोर्सेस इन द स्टेट. पैनल बनाया गया है क्योंकि ये माना जाता है, ये बोला जा रहा था कि सिविलियन किलिंग्स हो रही थी, आर्म फोर्सेस जो है वो सिविलियन किलिंग्स कर रहे थे पर्टिकुलर स्टेट में, और वो 5 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बेसिकली उस पैनल में, जो कि इसकी जो इसके बारे में जिसको कहते हैं शोध करेगा. ये इस बारे में शोध तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे इसको इन्वेस्टिगेट करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को. नागालैंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डीजीपी अमंग अदर्स, इसमें 2 जो नाम है वो हैं, एक डीजीपी हैं नागालैंड स्टेट के और एक है चीफ सेक्रेटरी. उसके अलावा 3 और पैनल मेंबर रहेंगे. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स AFSPA, राइट, एक्ट 1958 grants extraordinary powers and immunity to the armed forces to bring back order in the disturbed areas. अब बेसिकली ये AFSPA जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और ये 1958 में ग्रांट किया गया था एक एक्ट, जिसमें ये दिया गया था कि जो आर्म फोर्सेस को थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे. आर्म फोर्सेस के पास हमारे जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, बाकी हर सर्विसेज की तरह आर्म फोर्सेस के भी जो हमारे पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, पर कुछ कंडीशंस में, कुछ एरियाज़ में जो कि बहुत डिस्टर्ब्ड एरियाज रहते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा खुला जो खुले पावर्स या ज़्यादा पावर्स देने पड़ते हैं फोर्सेस को, ताकि वो उस कंट्रोल कर पाएँ, वो जो म्यूटनी होती है उसको कंट्रोल कर पाएँ, या डिस्टर्बेंस जो है उन एरियाज़ का उसको कंट्रोल कर पाएँ. तो उसी के तहत ये बेसिकली एक्ट में 1958 में ग्रांट किए गए थे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में आर्म फोर्सेस को थोड़े से एक्स्ट्रा पावर्स ग्रांट किए गए थे, स्पेशल पावर्स ग्रांट किए गए थे. प्रेजेंटिंग AFSPA इन
एज एन इफेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, आसाम, पार्ट ऑफ मणिपुर एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें से जैसे मैंने आपसे कहा नॉर्थ ईस्ट में इसका नाम जो है वो ज़्यादा उस पर आता है, बहुत ज़्यादा AFSPA की जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये पिक्चर आती है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक नाम जम्मू एंड कश्मीर का आता है। जम्मू एंड कश्मीर एक हमारे यहाँ का ऐसा स्टेट है जिसको वैसे भी बहुत जब हम स्पेशल रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का नाम अपने आप आ ही जाता है। तो यहाँ पे भी जो स्पेशल पावर्स हैं वो आर्म फोर्सेस के हाथ में निहित थे। पर यहाँ पे बेसिकली पैनल जो है वो बनाया गया था AFSPA में, क्योंकि इसमें बोला जा रहा था कि कुछ जो अधिकारी हैं वो नॉर्मल जो वहाँ पे जो सिविलियन लोग हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, उनकी हत्या के पीछे पाए गए थे। और ये पाया गया था कि आर्म फोर्सेस ने कुछ सिविलियन किलिंग्स की थी और उसको गठित किया गया था इस पैनल को, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हम चल रहे हैं अभी भी 27 तारीख पर और हम बात कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगर आपने ये नाम सुना हो, शायद हो सकता है आप लोगों ने नहीं भी सुना हो, क्योंकि बहुत पहले ये एकेडमिशियन थे और बहुत पहले इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे नेहरू जी के गवर्नमेंट के टाइम पे। तो नेहरू जी के गवर्नमेंट जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी के समय की, 1947 से लेकर 1964 की, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी साल, काफ़ी डेकेड पहले की हम बात कर रहे हैं। और ये नेहरू जी के गवर्नमेंट में इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे और काफ़ी इनका नाम था। और ऑब्वियसली उनके नाम पे आज तक भी अगर चीज़ें चल रही हैं या आज तक भी मिशंस बन रहे हैं तो काफ़ी, लेकिन ये फिर बाद में नेहरू जी से अलग हो गए थे। इनका थोड़ा सा ही हैड अ फॉल आउट विद नेहरू ओवर एक लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था जिसके बेसिस पे इनका फाइनली ही गॉट अवे फ्रॉम नेहरू बिकॉज उनका ही वॉज अगेंस्ट दैट पैक्ट। खैर, अब हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं रर्बन मिशन की। रर्बन मिशन बेसिकली जिसको हम बोलते हैं SPMRM, ये तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SPMRM, तमिलनाडु एंड गुजरात टुक द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। अब बेसिकली इसमें रर्बन मिशन में है क्या, ये स्टिमुलेट करने के लिए है लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनहांसेस बेसिक सर्विसेज एंड क्रिएट वेल प्लान्ड रर्बन क्लस्टर्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है रर्बन मिशन का, कि वो बेसिकली लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करे, वो एनहांस करे जो बेसिक सर्विसेज हैं उस पे, और रर्बिक जो क्लस्टर्स हैं उस पे वर्क करे, रर्बन क्लस्टर्स पे वर्क करे। ओके, अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये बेसिकली दोनों से मिलता जुलता है। जिसमें हम जब ये आपने टर्म सुन रहे हैं आप रर्बन, तो इसका मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, राइट। बहुत सिंपल सा है, रूरल प्लस अर्बन, जब आप इनको साथ में रखते हैं तो ये नाम आ जाता है रर्बन। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो मतलब है वो ये है कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करा जाए और एम्फेसिस किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब होता क्या है, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोग क्या करते हैं वो सिटीज़ की तरफ आते हैं, तो वो डिसबैलेंस होता है। तो वो दोनों तरफ से उसको फोकस रखना है, दोनों तरफ से उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ये फोकस किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया का वो चेक में रखा जाए। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दी गई हैं इस वजह से रूरल एरियाज़ में, ताकि लोग जो हैं वहाँ पे रह के अपना काम जो है, काम धंधा जो भी वो करते हैं वो अच्छे से करें और वो फ्लेज ना हो, राइट। वो जो जिसको आप कहते हैं ना पलायन, वो ना हो। और क्योंकि जब वो होता है, जब लोग सारे के सारे लोग अगर शहरों की तरफ भागेंगे, अर्बनाइजेशन की तरफ भागेंगे, तो रूरल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा। और आपको मालूम है इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। अगर रूरल जो हमारा जो हिंदुस्तान है, ये कहा जाता है कि वो गाँव देहात में बसता है, अगर गाँव देहात ही खाली हो जाएंगे तो हमारे जो बैकबोन है वो चरमरा जाएगी। तो बहुत सारे उसको फोकस करते हुए बहुत सारी प्लानिंग की गई है और ये बनाए गए हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह जो है वो रूरल के लिए डेवलप की गई हैं। अब आते हैं हम दूसरे पे, जो हम बात करते हैं रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, राइट। RDSS aims to improve DISCOM's efficiencies and sustainability by providing financial assistance to modernize and strengthen distribution infrastructure। ये तो हमने बात करी ली कि किस तरह पे फोकस करता है वो, कि जो वो डिस्ट्रीब्यूट करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से वो जो मॉडर्न जो सस्टेनेबिलिटी है उस हिसाब से इकोनॉमिक जो फंड है वो एलोकेशन उस हिसाब से होने चाहिए। और एफिशिएंसीज और सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे मैं कहा कि इकोनॉमिक जो फंड्स हैं उनको एलोकेशन जो है वो बेसिस पे किया जाएगा मॉडर्नाइज करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करने के लिए। आसाम एंड मेघालय आर द फोरफ्रंट रनर्स अंडर द स्कीम। आसाम और मेघालय इसमें बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं इन स्कीम के अंडर। सपोर्ट टू अंडरटेक एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग 100% सिस्टम मीटरिंग, राइट। आसाम और मेघालय जो है दो स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वो इसमें अभी तक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, एनर्जी अकाउंटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर लॉस रिडक्शन।
किस तरह से वो काम कर पा रहे हैं, बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग वो कर पा रहे हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को, एनर्जी अकाउंटेंसी वहाँ पे बहुत अच्छी है और इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्क है लॉस रिडक्शन की तरफ, उस पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। तो दोनों स्टेट जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो इस पर अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे आर द फ्रंट रनर्स इन पर्टिकुलर स्कीम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब हम आते हैं 27 पे ही हम चल रहे हैं प्रधानमंत्री युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम पर, राइट। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा नाम, ये इंडिया का एक ट्रस्ट है जो कि काफ़ी पहले इस्टेब्लिश किया गया था। इसका अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको बहुत सारी नेशनल बुक ट्रस्ट में आपको बहुत सस्ती किताबें मिल जाती हैं और बहुत बड़ा ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर फॉल करता है और बहुत अच्छे टाइटल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे जो नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर किताबों के अंदर पब्लिश होते हैं। अनाउंस सिलेक्शन ऑफ 75 ऑथर्स अंडर पीएम युवा के अंडर इन्होंने 75 नए ऑथर्स सेलेक्ट किए हैं। युवा इज पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव, ओके, टू ब्रिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव एट 75। एक्चुअली वही मैंने जैसे आपका कहा कि हमारे 75 साल हमारी आज़ादी के जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। वी विल बी इट विल बी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से बोला जा रहा है। बहुत सारी स्कीम्स इससे रिलेटेड इसके आसपास बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको कमेमोरेट करने के लिए बन रही हैं, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसी के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर इन्होंने 75 ऑथर्स ढूंढने हैं जिनके वर्क ये प्रोजेक्ट करेंगे। युवा इज पार्ट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग टू द फोर perspective of young generation of writers on the themes like unsung hero, freedom fighters, etc. तो बेसिकली इसमें जो नए ऑथर्स हैं जिनको अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको फेस मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें ये अपना काम जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपनी किताबें पब्लिश करा सकते हैं। और किस तरह की इसकी थीम है वो बेसिकली ऑब्वियसली क्योंकि आज़ादी की बात हो रही है तो आज़ादी की थीम है, नेशनल मूवमेंट की है, अनसंग हीरोज़, ऐसे नेशनलिस्ट हीरोज़ की बात हम करेंगे जिनके बारे में हमने सुना नहीं है। बहुत फेमस नाम जो है, बहुत बड़े नाम है, वो तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया आज़ादी में, लेकिन उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। जैसे आपको मालूम है जब हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एक उन्हीं से मिलता एक नाम है। जब हम बात करते हैं तात्या टोपे की या हम बात करते हैं नाना साहेब की, उसमें एक नाम था गौस खान का। उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना आज़ादी में। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिए, लेकिन उतना उनका नाम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो उनके ऊपर लिखा जाएगा, अनसंग हीरोज़ के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। A consolidated scholarship of rupees 50,000 per month for a period of 6 months per author will be paid under the mentorship scheme. अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 75 ये जो ऑथर्स इन्होंने चुने हैं उसमें ये इस कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप देंगे 50,000 रुपीज़ पर मंथ की पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक, राइट। उसके बाद पर ऑथर, हर ऑथर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे 6 महीने तक फॉर अंडर द मेंटरशिप स्कीम के अंतर्गत। अब हम आते हैं मिशन सागर पर। मिशन सागर, एज पार्ट ऑफ मिशन सागर, इंडियाज नेवल शिप केसरी, हमारी जो नेवल शिप है केसरी, एंटर्ड पोर्ट ऑफ मैप्यूटा, मोज़ेम्बिक। ठीक है, मिशन सागर के अंदर हमारे जो एक शिप है केसरी, वो बेसिकली मोज़ेम्बिक गई है, जो कि लॉन्च हुई थी 2020 में। मिशन सागर, इंडियाज इनिशिएटिव टू डिलीवर कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस टू द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। मिशन सागर क्यों लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था कोविड से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन कंट्रीज को जो कि इंडियन रीजन में, जो इंडियन ओशन के रीजन में पड़ती हैं और जिनके पास उतनी जिसको हम कह सकते हैं जिसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उतनी इकोनॉमिक बैकिंग नहीं है। India's humanitarian assistance, including supplies of essential food items, medicine, Ayurvedic medicine, and deployment of medical assistance team. तो बेसिकली ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। कंट्रीज बहुत सारे काम करती हैं, जो नेशंस हैं बेसिकली बहुत सारे काम करते हैं, बहुत वेलफेयर के काम करते हैं, ना कि सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए बल्कि नेबरिंग सिटीजन्स के लिए। वो हमारा ह्यूमैनिटेरियन जिसको हम कहते हैं, वो कंपनीज के साथ भी होता है, राइट। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो भी ये काम करते हैं जिसको हम कहते हैं CSR, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। वो हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं। वैसे ही कंट्रीज की भी कुछ
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके अंतर्गत ये काम करते हैं। और ये इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जिसमें वो कंट्रीज़ जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर आएंगी लेकिन उनके पास उतना जिसको आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उतनी मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तक हम उनको असिस्ट करेंगे, हम उनको सहायता पहुँचाएंगे। तो उसके अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया था मिशन सागर। इसमें सप्लाईज ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स होगा, मेडिसिन हो गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगे, डिपार्टमेंट और डिप्लॉयमेंट होगा मेडिकल असिस्टेंस टीम का। इनफैक्ट हमारी जो मेडिकल असिस्टेंस टीम है वो भी भेजी गई हैं ताकि वहाँ पे जाके वो लोगों को चेकअप कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, उनको एड दे सकें, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि हम आ गए हैं अब 28 दिसंबर 2021 पे। उसमें आता है, अब हम आते हैं नीति आयोग पे। नीति आयोग रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स। अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंडेक्स की जो कि नीति आयोग ने दिया है और 4th एडिशन जो उसका जो संग्रह जो है उसका चौथा संग्रह जो है हेल्थ एडिशन का, हेल्थ इंडेक्स का, वो बाहर आया है। द रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। इसका जो रिपोर्ट का टाइटल है वो आप याद करिए, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का जो 4th एडिशन आया था हेल्थ स्टेट इंडेक्स का, उसका नाम क्या था? उसका टाइटल था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। वो डेवलप किया गया है नीति आयोग ने विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इसको जो टेक्निकल असिस्टेंट था वो किसने प्रोवाइड किया था? वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं, राइट? The 4th edition does not capture the impact of COVID-19 on health outcomes as the index performance relate to base year of 2018-19 and reference year of 2019-20। तो ये बेसिकली कोविड के बारे में नहीं है क्योंकि इसने जो है परफॉर्मेंस जो है वो बेस ईयर जो उसका मान के चला है वो 18-19 माना है, राइट? और रेफरेंस के लिए जो यूज़ किया गया है वो 1920 है। तो कोविड की इसमें बेसिक नहीं है, इट इज़ अबाउट अदर द जनरल हेल्थ इंडेक्स है ये। वरना अभी तो हेल्थ इंडेक्स क्या ही बनेगा, राइट? सब कुछ कोविड पे बेस्ड होगा, लेकिन ये इसका जो कोविड इंडेक्स है ये बेस ईयर पहले का माना गया है। It aims to nudge state towards building robust health system and improving services delivery. Health Ministry has also decided to link the index to incentives under National Health Mission. अब इसका जो बेसिक जिसको हम कहते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक या कह सकते हैं हम जो की ऑब्जेक्टिव है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, की ऑब्जेक्टिव वो ये है कि वो किस तरह से स्टेट्स को, यूटीज़ को नच करे कि वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करे और उसको ठीक करे। हमें बहुत ज़रूरत है, स्पेशली अब जो कोविड का टाइम है उसमें तो हम ये सब समझ ही गए हैं कि अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लीजिए, बहुत बड़े मॉल्स बना लीजिए, बहुत बड़ा शोरूम खरीद लीजिए, सिनेमा हॉल्स बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए आप, लेकिन जब तक हमारा हेल्थ सिस्टम अपनी जगह पे नहीं है, जब तक हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ग्राउंडेड और बहुत बेसिक उस पर बहुत अच्छे उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तब तक ये सारी चीज़ें जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी काम का नहीं है। ये हमें कोविड ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इसका एम अब ये है कि हर स्टेट, हर यूटी अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे, अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सर्विस डिलीवरी पे, जो पे हेल्थ सर्विस डिलीवरी है उस पर वर्क करे। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है इसको लिंक करना, इंडेक्स को इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। हेल्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स is a weighted composite index based on 24 indicators grouped under the domain of health outcomes, governance and information and key inputs and processes. स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है बेसिकली वो कॉम्पोजिट है, उसमें 24 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिस पे बेस्ड है, ग्रुप्ड है अंडर द डोमेन्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स पे बेस्ड है और गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड की इनपुट एंड प्रोसेसेस पे। तो बेसिकली 24 इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर, राइट? उसमें डोमेन्स ऑफ और बाकी जो है वो डोमेन्स हमने यहाँ डिस्कस किए। It ranks state and UTs on their year-on-year incremental performance and health outcome as well as their overall status. अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंसेंटिव बेस्ड है जैसे कि ये, तो इसमें जो रैंक है यूटीज़ की और स्टेट्स की, ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल उस पर है, राइट? परफॉर्मेंस जो है इनको, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उनको साल दर साल इंक्रीमेंटल मिलते रहेंगे। जो इंसेंटिव्स हैं, जो इंक्रीमेंट्स हैं, उनको साल दर साल मिलते रहेंगे और ये डिपेंड करता है उनके ओवरऑल ग्रोथ पे भी और उनके ओवरऑल स्टेटस पे भी। अब हम इसमें बात करते हैं कैटेगरीज की, ओवरऑल परफॉर्मेंस, टॉप रैंक्स की और एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस की, राइट? लार्जर स्टेट्स जो हैं उसमें केरला और तमिलनाडु आता है जिनने टॉप रैंक हासिल की है। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस के लिए किसका नाम आया है? उत्तर प्रदेश का, आसाम का और तेलंगाना।
तो इसमें बेसिकली जब हम बात कर रहे थे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 2 स्टेट जिनका नाम है केरला और तमिलनाडु, उनने टॉप किया है। और बाकी इसमें एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में जो 2 स्टेट्स आए हैं उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, आसाम और तेलंगाना। सॉरी, दे आर 3 स्टेट्स जिन्होंने इसमें एनुअल जो इंक्रीमेंटल रिपोर्ट है उनकी, जो एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस है उसके बेस्ड पे जो इनका जो इंडेक्स बनता है उसके में 3 नाम आए हैं। अब हम बात करते हैं छोटे स्टेट्स की, जो कि ये बात होती है डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल लोकेशन के बेस्ड पर। तो स्मॉलर स्टेट जो है वो मिजोरम, त्रिपुरा ने इसको टॉप किया है। और यहाँ पे मिजोरम एंड मेघालय आते हैं एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे जो दो कॉमन नाम है वो मिजोरम दोनों जगह पर है, राइट। मिजोरम इसमें भी है जिसने ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप भी किया है, और एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में भी इसने टॉप किया है। इसके अलावा यूटीज, जो कि आपको मालूम है यूनियन टेरिटरीज वी आर टॉकिंग अबाउट, DH एंड DD विच इज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और चंडीगढ़, इन जो 3 यूटीज हैं उन्होंने इसको टॉप किया है। उसके अलावा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर जो यूटीज हैं उन्होंने इसकी एनुअल इंक्रीमेंटल उसमें परफॉर्मेंस के इंडेक्स में ही आई हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें 28 पे ही हैं अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज व्हेन डाउरी डेथ मे बी प्रिज्यूम्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो डाउरी डेथ होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो लूप होल्स हैं हमारे लीगल सिस्टम में वो भी हैं, और बहुत सारे अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, थोड़ी सी अभी भी उसके जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। कि डाउरी हमारे यहाँ बहुत इलीगल पनिशेबल क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा चलता है। और अब SC ने बेसिकली उसको क्लैरिफाई किया है कि डाउरी डेथ जो है उसको किस बेसिस पे आप रिज्यूम कर सकते हो। Interpreting dowry death, the SC clarified that the dowry death can be presumed if the wife was harassed both mentally and physically close before her death in the marital home. अब ये माना गया है कि कब मानी जाएगी डाउरी डेथ? डाउरी डेथ आप तब मान सकते हो जब जो वाइफ है, जो कि महिला है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है। कब उसकी डेथ होती है? जब वो अपने मैरिटल होम में, मतलब जहाँ वो शादी करके गई है, जो उसके हस्बैंड का घर है, वहाँ पे अगर उसको मेंटल या फिजिकल लेवल पे वो हैरास हो रही है कुछ टाइम पहले से उसकी डेथ के, तो उसको डाउरी डेथ कंसिडर किया जाता है। डिफाइंड बाय सेक्शन 34B relate to dowry death of the IPC, which is Indian Penal Code. It is read in injunction with section 113B on presumption of dowry death of the Evidence Act in case of dowry death. ये बेसिकली डाउरी डेथ जो है डिफाइन की गई है IPC में, जो कि है इंडियन पीनल कोड, और उसके अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें प्रिजम्पशन किस बेसिस पे होता है डाउरी डेथ का उसकी बात की जा रही है, और किस बेसिस पे डाउरी डेथ को आप मान के चलते हैं कि ये डाउरी डेथ है, उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है। According to latest SC judgment, soon before her death implies that the cruelty has been proved during the close proximity at the time of death. जैसे कि मैंने कहा कि ये मान लिया जाएगा जब मैरिटल होम में या उसके आसपास भी जब उसके ऊपर कोई क्रुएलिटी का कोई साइन हमको मिलता है या कोई किसी तरह का हैरासमेंट का साइन मिलता है अराउंड द टाइम ऑफ अ डेथ, तो उसको डाउरी डेथ कंसिडर किया जाएगा। डाउरी डेथ ऑल्सो नोन एज दहेज और स्त्री धनन साउथ इंडिया में कहा जाता है इसको। ये बेसिकली डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इसको बोलता है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पार्टी पेरेंट्स टू अदर पार्टी इन कनेक्शन विद मैरिज। डाउरी की डेफिनेशन बेसिकली क्या बोली गई है? डाउरी की डेफिनेशन बोली गई है जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी गहना जेवर, कोई भी चीज़ वैल्यूबल या प्रॉपर्टी या कोई भी सिक्योरिटी जो कि दी जाती है लड़की के माँ बाप के द्वारा या लड़की के गार्जियंस के द्वारा लड़के के या पेरेंट्स के, लड़के के जो पेरेंट्स को या उसके घर वालों को शादी में एज एन एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज तो हम नहीं कह सकते, वो सिंगल एक ही तरफ से होता है, ज़्यादातर वो लड़की वाले ही देते हैं बेचारे, और आज भी वो हालांकि पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन अभी भी बहुत रैम्पेंट है डाउरी, बहुत आसानी से चलती है, अलग अलग नामों में चलती है। आजकल वो गिफ्ट्स के नाम पे लोग लेते देते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। अब हम बात करते हैं 29th की। अब हम आ गए हैं 29 तारीख पे और हम बात कर रहे हैं ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने
एक्चुअली ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 की रिपोर्ट दी है। इसका मतलब क्या है? द रिपोर्ट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। इसने रिपोर्ट ने दिया है कि परफॉर्मेंस क्या रही बैंकिंग सेक्टर की कौन से वर्ष में, 2020-2021 के इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर में, राइट, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द सेम ईयर सो फार, 2021 एंड 22 सो फार। तो इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भी आ जाते हैं। इन सब की जो रिपोर्ट है वो जनरेट हुई है, जो कि दी है आरबीआई ने, जो कि है हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is released as a statutory publication in compliance with Ban Regulation Act 1949। ये जो रिलीज है ये statutory publication हुई है, compliance कैसे करता है ये Ban Regulation Act 1949 के साथ। अब हम बात करते हैं इसके की हाइलाइट्स की। जो इसके की हाइलाइट्स हैं वो क्या है? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है? रिटर्न ऑन एसेट इम्प्रूव फ्रॉम 0.2% एट एंड मार्च 2020 टू 0.7। ये जो है बेसिकली बढ़ गया है 0.2 से, ये इंप्रूव होकर 0.7% पे चला गया है मार्च 2021 तक, जिसको एड किया है स्टेबल इनकम एंड डिक्लाइन इन एक्सपेंडिचर पे। ठीक है। दूसरा है इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। इंप्रूवमेंट की गई है एसेट क्वालिटी पे विद द रेशियो ऑफ ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जीएनपीए कहा जाता है जिसको, डिक्लाइनिंग फ्रॉम 8.2 से डिक्लाइन हो गया है 6.9 तक। ठीक है, एट द एंड ऑफ सितंबर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिसको हम एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी, इनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक्सपेंडेड इन financial year of 21 driven by the credit and investment of the non-deposit taking systematically important NBFCs, okay, improvement in asset quality and capital buffers। इसमें बेसिकली किस बारे में बात की गई है? इम्प्रूवमेंट की बात की गई है एसेट क्वालिटी में और कैपिटल बफर्स में। अब हम बात करते हैं यूसीबीज की। यूसीबीज होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें बहुत काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं, और इसमें आ जाते हैं इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी एंड कैपिटल बफर्स, सेम जैसे कि पहले था। एनएफपी की बात हम कर रहे थे तब भी वैसे ही था। Improvement in capital position and profitability. Profitability of a state cooperative bank and district central cooperative banks improved while their asset quality deteriorated। अब बात किसकी हो रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो थी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, वो तो इंप्रूव हुई है, लेकिन उनकी जो आप कह सकते हैं ना कि जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो नीचे गई है, वो डिटोरिएट हुई है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। तो उसमें रिपोर्ट हाईलाइटेड द बेनिफिट दैट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जिसको हम कहते हैं कैन ऑफर टू यूजर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, स्केलेबिलिटी, ease of transaction with anonymity and faster settlement। ये जो सर्विसेज हैं जिसको हम बोलते हैं, हम बात कर सकते हैं हम लिक्विडिटी की, स्केलेबिलिटी की, ट्रांजैक्शन में जो आसानी होती है, जो हम लेन देन में आसानी होती है उसकी, उसके साथ जो एनोनिमिटी मतलब जो आपका वो है वो एनोनिमस रखा जाएगा, आपका वो गुप्त रखा जाएगा उसकी, और फास्टर सेटलमेंट की बात की गई है। RBI has proposed an amendment to the RBI Act 1934 to enhance the scope of definition of bank note to include currency in digital form। RBI ने प्रपोज किया है कि जो अमेंडमेंट है RBI Act 1934 में वो किया जाए ताकि हम जो डिजिटल करेंसी आजकल हम यूज करते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है गवर्नमेंट इशूज ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल। अब हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इशू किए हैं ऑपरेशनल गाइडलाइन उनके प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बेस्ड उनने गाइडलाइंस दी हैं। अब PLI स्कीम जो होती है टेक्सटाइल में, एम टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ MMF होता है मैनमेड फाइबर, जो फाइबर आदमी बनाते हैं, हैंडमेड होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। एपरल, MMF फैब्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है उसकी वो ये है कि मेक इट मैंडेटरी और पार्टिसिपेटिंग कंपनीज टू अचीव बोथ टर्नओवर एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू हैव एनी चांसेस ऑफ गेटिंग इंसेंटिव। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको उसको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा
पार्टिसिपेटिंग कंपनीज के लिए, ताकि वो एक टर्नओवर, जो भी उनने टर्नओवर रखा है उस टर्नओवर को अचीव करें, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है उसका टू हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग इंसेंटिव, उनका जो अगर इंसेंटिव उनको चाहिए तो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए रखा गया है, मिनिमल रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो ये रखी गई है। Companies need to invest between 100 to 300 crores for manufacturing approved products for getting incentives। अगर किसी कंपनी को इंसेंटिव चाहिए तो उसमें कम से कम 100 से लेकर 300 करोड़ के बीच में तक का निवेश या इन्वेस्टमेंट करना होगा। Provide 2-year gestation period to companies from financial year 23 to 24 to set up activities qualifying for incentive। उसके अलावा 2 साल का gestation period होगा जो कि उनको activities को रखना होगा, अपनी companies को रखना होगा अगर वो qualify करना चाहते हैं incentives के लिए। उसके अलावा Indian textile industries के जो key facts हैं हम थोड़े से वो देख लेते हैं। Indian textile industry has around 4.5 crore employed workers। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत वाइड मानी जाती है, बहुत व्यापक मानी जाती है, और इसमें माना जाता है कि तकरीबन जो जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस वे में 4.5 करोड़ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है वो अलग से है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ MMF फाइबर, मैन मेड फाइबर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। इट कंट्रीब्यूट 7% हमारे आउटपुट पे को या हमारी कंट्री की जो GDP है उस पे इसका योगदान होता है, 12% एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे, और हेल्थ 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इन 2018 एंड 19। ये पर्टिकुलर इन फाइनेंशियल ईयर की बात की है जिसपे उन्होंने बताया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या योगदान है या क्या उसका अर्निंग्स हैं या क्या उसका जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो किस तरह की है। वो हमारे GDP का जो है वो 7% और डायरेक्ट इंडस्ट्री आउटपुट बाय वैल्यू आता है 2% ऑफ द GDP, 2% उसकी GDP पे होता है, 12% एक्सपोर्ट अर्निंग पे होता है। उसके अलावा 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इन 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर ये काउंट किया गया है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग पे, जो थ्रेटन कर रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू करंट साइंस स्टडी। ये बात की गई है जो एक तरह की ये है स्टॉप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये एक आप कह सकते हैं मुहिम चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो केन और बेतवा का जो रिवर है उसको जो इंटरमिंगलिंग है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि वो पन्ना नेशनल रिजर्व पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब इसको जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, उसका जो एक्रोनिम है वो KBRIL लिखा गया है। इंडियाज फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसफर surplus water from the Ken River in Madhya Pradesh to Betwa in Uttar Pradesh to irrigate the drought-prone बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में ये दोनों नदियाँ पड़ती हैं, और इसका क्या किया जा रहा है कि पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसमें केन नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बेतवा नदी में थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो ड्रॉट एरियाज हैं, ड्रॉट स्ट्रकन एरियाज हैं यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के, वो उनको पर्याप्त पानी या प्रॉपर पानी मिल सके। पर उसकी स्टडी जो है वो ये हाईलाइट करती है कि एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 10.07% of critical tiger habitat in the reserve, triggering a major loss of the tiger and its major prize species such as चीतल and सांबर। इसका जो लॉस है वो ये है कि जो ये बेसिकली पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर का रिजर्व है, राइट। तो उसमें ये माना जा रहा है कि अगर ये इंटरलिंकिंग होगी तो उसमें जो लॉस है जो लैंड का वो बहुत ज़्यादा होगा। वो 10.07% क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जो लैंड है वो चली जाएगी, और वहाँ पर जो उनके जो बेसिक प्राइज हैं, जो उसमें चीतल और सांबर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और उनको एक्चुअली उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी एक्सटेंशन या थ्रेटन्ड पोजीशन तक भी उनको पहुंचा सकता है। इसके अलावा KBRIL will lead to the submergence of the major portion of the core area of Panna Tiger Reserve। ऑब्वियसली क्योंकि ये जब हम बात कर रहे हैं वाटर इंटरलिंकिंग की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत एरिया जो है वो डूब में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं, राइट। और अगर डूब में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हैबिटेट का जो एरिया है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो सैंक्चुरी का एरिया है, वो अपने आप ही लिमिट हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द नॉर्दर्न विंध्यान रेंज एंड ओनली TR इन द एंटायर बुंदेलखंड रेंज। ओनली टाइगर रिजर्व है ये पूरे बुंदेलखंड रीजन का, और ये कहाँ पड़ता है? विंध्यान range में। Its location is crucial as it is the only tiger source area which connect the tiger populations of Aravalli and
अरुणाचल रेंज। अब ये विंध्यन और अरावली रेंजेस की टाइगर पॉपुलेशन को कनेक्ट करने का भी काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पन्ना टाइगर रिजर्व अपने आप में, राइट। तो देखा जाए हर चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम केन और बेतवा नदी का इंटरमिंगलिंग की बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखती है, और पन्ना टाइगर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो अरावली और विंध्यन रेंजेस के जो टाइगर है पॉपुलेशन उसको कनेक्ट करने का काम करता है। PTR CTS encompasses the entire area of Panna National Park and part of Gango Wildlife Sanctuary। इसमें बहुत सारा पन्ना टाइगर रिजर्व में या जो टाइगर का जो हैबिटेशन एरिया है उसमें बहुत सारा पार्ट आ जाता है, लेकिन अब खतरा इस बात से है कि अगर ये इंटरमिंगलिंग होती है तो पन्ना जो पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी सिकुड़ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ रिजर्व। अब हम आ गए हैं 30 तारीख पे और हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिलीज किया 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, जो कि FSR बोलते हैं। अब FSR में क्या होता है? FSR भी बाय एनुअल रिपोर्ट है दैट रिफ्लेक्ट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द IMF। आपने IMF सुना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये IMF तैयार करता है, राइट। और इसके हाईलाइट क्या होते हैं? ऑल ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशन एंड जनरल वेयर perceived as medium in magnitude। ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो ब्रॉड जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो कैटेगरीज हैं वो क्या है? रिस्क, ग्लोबल, मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल वर perceived as medium। इसको मीडियम माना गया है मैग्नीट्यूड में। Commodities prices, domestic inflation, equity price, volatility, asset quality deterioration, credit growth and cyber disruptions were rated as a major risk। minor risk आपने पढ़ लिए पीछे, medium risk आपने पढ़ लिए, major risk कौन सा है? commodity prices है, domestic inflation है, inflation deflation economic terms होते हैं जो हम बात करते हैं जब हम पैसों की मंदी और तेजी की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड टर्म है ये। equity price, volatility, asset quality deterioration, credit growth and cyber disruptions। अब हम बात करते हैं global recovery has been losing momentum in the second half of 2021 on account of supply disruptions and bottleneck, persistent inflationary pressures, resurgence of COVID-19 infections, etc. Obviously, COVID-19 जो इंसर्जेंस हैं या उसकी जो वापस जो सर्फेस हो रहे हैं केसेस, ऑब्वियसली वो हर चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल इकॉनमी भी उससे सबसे ज़्यादा चरमराई है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली हम इसका जो मोमेंटम है जो है ग्लोबल रिकवरी जो है उसकी जो मोमेंटम है वो जो पेस है ग्लोबल रिकवरी की वो वापस थम गई है, थम नहीं भी गई है तो बहुत मध्यम हो गई है, बिकॉज वापस से कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है वो सर्फेस होने लगा है, स्पेशली ओमिक्रॉन के वेरिएंट के आने के बाद से। डोमेस्टिक रिकवरी हैज़ रीगेन्ड विद प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन एंड ईजिंग ऑफ लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शन। ये थोड़ा सा हुआ है लेकिन वापस अभी ओमिक्रॉन की वजह से वापस से नीचे जाने लग गई है। बीच में थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन जब हम बात कर रहे थे थर्ड वेव की तो शायद ये हम अभी जो फेस कर रहे हैं वो थर्ड वेव ही है और हम उसकी वजह से वापस ये चीज़ें नीचे जाने लगी हैं, ड्विंडल होने लगी हैं। और हम बात कर सकते हैं, अब हम आते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या बात कर रहे हैं हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम वो भी समझ लेते हैं। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मेक्स रेयर विजिट टू इजराइल। इसमें जो एक चीज़ हुई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जब हम पैलेस्तीन और इजराइल की बात करते हैं, आपको मालूम है कि किस तरह का टेंशन या स्ट्रेस चलता है और इनका वर्ल्ड, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटी की तो इन दोनों शब्दों को आपने सुना है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्ट्रेस है, जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको मालूम है। पैलेस्तीन में किस तरह के हालात हैं आपको वो भी मालूम है, इजराइल में किस तरह के हालात हैं आपको वो भी पता होगा, और नहीं पता है तो हम इनको डिस्कस करेंगे जब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे आएंगे। इट इज़ द फर्स्ट टाइम पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इजरायली लीडर से मीटिंग की है 2010 के बाद से, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मीटिंग माना जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत सालों बाद हुई है और इसके काफ़ी सारे इसके ऑब्जेक्टिव कंसिडर किए जा रहे हैं। इसको अगर आप देखते हैं पॉलिटिक्स के लिहाज से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सिविलियन मेजर्स। अर्लियर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इसको पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहा जाता था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज उन्होंने नाम दिया है इसको, डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल की, जिसको कहा गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्या होता है? जब दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या स्ट्रेन होता है या रिलेशन थोड़े से खिंचे हुए
हुए होते हैं तो उसमें आपस में जब उसके जो प्रीमियर्स होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि एक दूसरे में थोड़ा सा विश्वास वो जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान होता है, में अक्सर होता है। क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल होराइजन फॉर रिजॉल्विंग द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, वही जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके बीच में काफ़ी खिंचा हुआ माहौल है, काफ़ी टाइम से इनके बीच में बहुत टेंशन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। These included 532 million advances payment to the PA in Texas collected on the behalf of Israel and the granting of 600 extra permit allowing Palestinian businessmen to cross into Israel. अब इसमें बहुत सारे sanctions भी दिए जाते हैं। इस तरह की जब confidence building exercises होती हैं, confidence building activities करते हैं countries, तो उसमें बहुत सारे sanctions दिए जाते हैं, बहुत सारी treaties sign की जाती हैं, बहुत सारे छोटे मोटे समझौतों पे बात की जाती है, financial transactions भी होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, 532 million एडवांसेस दिए गए हैं और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को 600 एक्स्ट्रा परमिट दिए गए हैं ताकि बिजनेसमैन जो है वो क्रॉस इनटू इजराइल। ओके, डीपनिंग सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एंड प्रिवेंटिंग टेरर एंड वायलेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ बोथ इजरायलीज एंड पैलेस्टीनीज, और इसके ऊपर इन्होंने टेररिज्म की रोकथाम के ऊपर बात की है, इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर बात की है, इन्होंने गवर्नेंस के ऊपर बात की है और इन्होंने सिटीजन्स की लाइफ को सेफगार्ड करने के ऊपर बात की है, दोनों ही कंट्रीज की, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो पैलेस्टीन हो। Up traditionally, India has remained a strong supporter of Palestine freedom, taking a moral and legal position against the Israelis' occupation. तो बेसिकली इंडिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमने पैलेस्टीन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जब उनका फ्रीडम मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, जब वो अपने आप को लिबरेशन की बात करते हैं पैलेस्टीनियन की, तब उसको बहुत ज़्यादा बात की गई थी। पैलेस्टीनियन जो लिबरलाइजेशन की बात हुई थी, लिबरल जब उनकी बात की गई थी, जब वो फ्रीडम की बात करते हैं तो उनकी जो PLO की बात होती है, यासिर अराफात ने जो इंडिया का काफ़ी सपोर्ट किया था, इंडिया ने यासिर अराफात के लिए काफ़ी सपोर्टिव वो रहे हैं और काफ़ी सॉफ्ट हमारा एटीट्यूड और हमारा जो जिसको बोलते हैं रवैया वो रहा है पैलेस्टीन की तरफ, और काफ़ी हमने कड़े शब्दों में निंदा की थी जब इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो हम बात कर रहे हैं चाइना इशूज ऑफिशियल नेम्स ऑफ प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। ये एक बहुत थ्रेटनिंग चीज़ है। हम हमेशा बात करते हैं इंडो पाकिस्तान की, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जब बात करते हैं एक और हमारी बहुत प्रॉब्लमेटिक नेबरिंग कंट्री है विच इज़ चाइना, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रॉब्लम चल रही है, एंड इसको हम नॉर्मली बोलते हैं ड्रैगन इज़ ऑन द अटैक व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और इसको बहुत ज़्यादा जब ये वुहान में जब ये हुआ था आपका कोविड का, वुहान लेबोरेटरी से जब कोरोना वायरस फैला था, तब ये माना जा रहा था कि चाइना का ये बेसिकली बायो जिसको हम बोलते हैं कि बायो वॉरफेयर का एक तरीका था, और स्पेशली वो सबसे ज़्यादा फेटल हो सकता है इंडिया के लिए क्योंकि हम उनके इमीडिएट नेबर्स हैं। और अभी उन्होंने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने वैसे भी कैप्टिवेट करके रखा हुआ था, उस पर उन्होंने अपना वो किया हुआ था, एनेक्स किया हुआ था। अब उन्होंने एग्जैक्टली अपने मैप पे उन अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा स्टेट है उस पर अपना नाम भी वो कर दिया है और उसके बाकायदा चाइनीज़ नेम भी रख दिए हैं। और न्यू स्टैंडर्डाइज नेम आर यूज्ड फॉर 15 प्लेसेस, 15 प्लेसेस के लिए उन्होंने हमारे इसके अंदर आती हैं, हमारे टेरिटरी के अंदर आती हैं, उसकी 15 प्लेसेस का उन्होंने नाम रख दिया है अपने हिसाब से, जिसमें इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल एरियाज, माउंटेन और रिवर्स का भी उन्होंने नाम रख दिया है, जो कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑन द मैप पे है। अरुणाचल प्रदेश इज शोन इन चाइनीज मैप एज ज़ैंगनान और साउथ तिब्बत, उसको उन्होंने साउथ तिब्बत या ज़ैंगनान के नाम से, हमारे यहाँ का जो अरुणाचल प्रदेश है, जो हमारा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न का, नॉर्थ जो 7 सिस्टर्स हैं जो हम मानते हैं, उसमें से एक स्टेट जो है उसको उन्होंने अपने स्टेट में अपने उसका सॉवरेनिटी के अंडर बताया है, और उन्होंने बताया है कि वो उनकी जगह है, उनका प्रांत है, और उसका नाम उन्होंने ज़ैंगनान या साउथ तिब्बत शो किया है अपने मैप पे। Latest list is issued ahead of the new border security law coming into effect from January 1st that designates responsibility of various agencies in China from military and local authority in guarding the frontiers। और ये बहुत बड़ा obviously अपने आप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए। ये हम समझ सकते हैं कि नाउ चाइना इज़ एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश। अभी तक तो वो सिर्फ ये था कि बातें चल रही थी, अब ये ऑन पेपर आने लगा है, और इट कैन मीन कि हमको अपने फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करना है, और ये आगे चल के अदरवाइज इसके जो हम कह सकते हैं ना कि रिपरकशंस हैं बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इन रिस्पॉन्स इंडिया स्टेटेड दैट मूव बाय बीजिंग डज नॉट ऑल्टर द फैक्ट दैट अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमने ऑब्वियसली ये बात बोली है कि अरुणाचल तो हमारे यहाँ
का हिस्सा है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये चाइना अपनी कंट्री में मैप में कुछ भी लिखता है, कुछ भी छापता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कवर्स 3,488 किलोमीटर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, जिसको हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC की जब हम बात करते हैं तो LOC तो हमने सुना हुआ है, LOC की बात जब हम करते हैं तब हम इंडो पाक के रेफरेंस में करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LAC की। बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स में हमारा बॉर्डर डिवाइडेड है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये अक्साई चीन, ये इन्होंने लेके रखा हुआ है, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा जो है वो मैकमोहन लाइन के पास इन्होंने बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन किया हुआ है, बहुत सारी हमारी जगह जो है वो इनके अंडर आती है अभी। और वेस्टर्न सेक्टर में इट परटेन्स टू द जॉनसन लाइन प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश इन 1860s एंड दैट पुट अक्साई चीन इन देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाइना हाउएवर डज नॉट एक्सेप्ट जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन हम तो हर चीज़ को मान लेते हैं जो कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज बनाती हैं, लेकिन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उन चीज़ों को उतना नहीं मानती और उनकी उतनी नहीं जिसको हम बोलते हैं कि इवन LOC जो है, पाकिस्तान कई बार LOC क्रॉस कर चुका है, जबकि हम LOC को बहुत रेवर करते हैं, वो नहीं करते। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे जॉनसन लाइन जो है हम उसको मानते हैं, जबकि उन्होंने हमारे जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का उसको एनेक्स करके रखा है, उसके बावजूद वो उसको नहीं मानते हैं। मिडिल सेक्टर जो है, इट इज द ओनली वन वे इंडिया एंड चाइना हैव एक्सचेंज मैप्स ऑन विच दे ब्रॉडली अग्री। ये अकेला ऐसा सेक्टर है जिसपे थोड़ा सा वो दोनों अग्री करते हैं, हम तो अग्री करते हैं, वो भी अग्री करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात हमारे अग्री की नहीं है, वो उनकी है, क्योंकि वो नॉर्मली जॉनसन लाइन को जिस तरह से नहीं मानते तो बाकी चीज़ें भी वो नहीं मानते। ईस्टर्न सेक्टर की बात हो रही है, डिस्प्यूट इज ओवर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन में ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन के ऊपर। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग फिर आ गए हैं। नीति आयोग ने क्या किया है, उसने इस बार ऑर्गेनाइज किया है बैम्बू के ऊपर वर्कशॉप, या वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें क्या है, थ्रू द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स सॉट टू होलिस्टिकली अंडरस्टैंड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द बैम्बू वैल्यू चेन, प्लांटेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। बैम्बू जो है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें बैम्बूज की हमारे यहाँ बनती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और सेंट्रल स्टेट में भी काफ़ी इसकी अहमियत है। काफ़ी सारी इकोनॉमिकली भी है और काफ़ी सारी चीज़ों के मामले में भी है। अगर हम इसके फ्लोरा की बात करते हैं तो भी है। ओके, तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने, एक वर्कशॉप नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज की है, जिसपे बैम्बू को कैसे आपको उगाना है, उसकी आप कैसे उसका कल्टिवेशन कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, उसका प्रोडक्शन आप किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है, इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है। बैम्बू अब बेसिकली क्या है, ये तो हमने अभी प्लांट किंगडम ही पढ़ा है, तो हमें पता है कि एक तरह की ग्रास है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है, टिपिकली वुडी होती है, ट्रॉपिकल कंडीशंस में, सब ट्रॉपिकल में मिलती है और माइल्ड टेम्परेट जोन्स में होती है। और हमें ये भी मालूम है कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बढ़ने वाली ग्रास इसको माना जाता है, जो एक दिन में तकरीबन 4 फीट तक भी, 3.5 से 4 फीट तक भी बढ़ जाती है। इंडिया सेकंड आता है चाइना के बाद बैम्बू डाइवर्सिटी में। हमारे इतनी प्रकार के बैम्बूज हैं, इतनी स्पीशीज हैं बैम्बू की, कि चाइना के बाद पूरी दुनिया में हमारा नंबर सेकंड आता है। अब इसके अंदर का तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो 22 bamboo clusters launched in 9 states for raising plantation and nurseries and development of bamboo products। अब उन्होंने क्या किया है 22 बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च किए हैं 9 स्टेट्स में इंडिया के, जिसमें जो बैम्बू प्रोडक्शन है उसको रेस किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा और नर्सरीज बनाई जाएंगी बैम्बू प्रोडक्शन की और उसको डेवलपमेंट किया जाएगा बैम्बू प्रोडक्ट्स का। बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनका जो है उनको बनाने का जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उस तरह का सेटअप किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि किस तरह से आप बैम्बू का और उपयोग कर सकते हैं। अब किया जाएगा रिकंस्ट्रक्टेड नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च इन 2018-19 फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ सेक्टर। अब बेसिकली जो नेशनल ये मिला था ना बैम्बू मिशन बना था 2018 में 19 में, उसको थोड़ा सा और रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया जाएगा और ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ओरिएंटेड बनाया जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ओरिएंटेड बनाया जाएगा और ज़्यादा देखा जाएगा कि किस तरह से वो और हेल्पफुल और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव एज अ इवन इकोनॉमिक मीन्स भी कैसे बन सकता है। Indian Forest Act 1927 was amended in 2017, removing bamboo from definition of trees, hence bamboo grows outside forest, no longer needs felling and transit permission. इससे क्या हुआ बेसिकली
जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, तो उससे क्या हुआ कि बैम्बू जो था वो पेड़ों की जो स्पीशीज थी उससे बाहर आ गया, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो गया। अदरवाइज पेड़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ, काफ़ी सारे उसके के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो उससे बाहर आ गया। और इसका जो कमर्शियल यूसेज है उसके लिए ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन और फिलिंग जो है वो उसके जो प्रोसेसेस हैं उसमें बदलाव आया, जो कि बैम्बू प्रोडक्शन के लिए और बैम्बू कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। इसी तरह इसी के साथ हम एंड पे आते हैं हमारे करंट अफेयर वीक के, जो कि हमने डिस्कस किया था, पहला हमारा करंट अफेयर वीक। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपने अच्छे से किया होगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से मिली होगी। और अगर आप इसी तरह करंट अफेयर्स स्टडी करते जाएंगे तो यू विल बिकम वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी आप इतने प्रो हो जाएंगे कि आपको खुद मज़ा आने लगेगा करंट अफेयर्स में और जीके में, और आप खुद आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और ये आगे चल के भी आपकी लॉन्ग लाइफ, आपकी पूरी आगे की ज़िंदगी में भी बहुत हेल्प करने वाला है। अब अगर आप ये वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज आप जाइए हमारे वेबसाइट पे जो कि है wegnmagnetbrains.com पे, आप लॉगिन करेंगे, आपको मालूम है आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें नीचे सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप क्लास 2 से लेके एनटीएससी, ओलंपियाड और भी जितने आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर्स जो हैं, जितने भी आपके हमारे वीडियोस हैं, आपको सारे मिल जाएंगे। आप जो भी देखना चाहें आप उसको ओपन कीजिए। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ओलंपियाड्स की, आप ओलंपियाड्स ओपन कीजिए, इस तरह का एक पेज आएगा, ओलंपियाड का पेज ओपन होगा, आप इसको खोलिए, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उसको आप स्क्रॉल कीजिए, आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें देखिए। जैसे यहाँ पे कोई एक वीडियो है, आप उसको स्क्रॉल करके जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद आपको हमारा ओलंपियाड का जो शेड्यूल है वो तो मालूम ही है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आते हैं। सुबह जो है 1 बजे, दोपहर में 1 बजे जो है वो मैथ्स का आता है, 7 बजे शाम को IGKO आता है। और इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मालूम है देयर इज नो फीस टू इट, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमारे साथ रहना है। और अभी जैसे कि हम IGKO के लिए जो सिलेबस पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे, अब उसके साथ हम करंट अफेयर्स और लाइफ स्किल्स और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन इन। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नो दैट यू नीड टू लाइक अस and share our video with your friends and subscribe. Okay, so हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप जो हमने पढ़ाया है, जो भी अपनी आज तैयारी हुई है, जो भी अपने करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा है, आप और ब्रशअप कीजिए। फिर मैं आपको जल्दी जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।